न जाने क्यों मुझे अब भी लग रहा था कि नीचे से कोई अचानक ऊपर आ जाएगा। फिर जब मैं पूरी तरह से शांत हो गया तब मां ने मुझसे पूछा, बता ना क्या हुआ, तू इतना क्यों डर गया था? अब वो सपना था तो मुझे सब कुछ ठीक ठीक याद नहीं था। मैंने मां को सिर्फ इतना बताया कि मैं सपने में बेसमेंट में चला गया था और वहां कोई था बिल्कुल तुम्हारे जैसा, और वो मुझे कह रही थी कि तुम मेरी मां नहीं हो। बस इतनी सी बात, और तुम डर गए? नहीं, उसके इरादे मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। वहां मुझे बहुत ही अजीब सा एहसास हो रहा था। मां ने फिर से मुझे थपथपाते हुए कहा, ठीक है बेटा, शायद यहां आते ही तुम्हारे मन में कोई डर बैठ गया है, या शायद तुमने कहीं कुछ देख लिया होगा। शायद किसी डरावनी फिल्म में ऐसा कोई बेसमेंट देखा होगा। मुझे तो यहां कुछ भी अजीब नहीं लग रहा। मैं मां की बात सुन रहा था। ये शायद वाले सवाल है जो माता पिता अपने बच्चों को तब देते हैं जब वो नहीं चाहते कि हम घबरा जाए। लेकिन मैंने मां से कहा, मुझे अब अंदर नहीं जाना। उसने फिर मुझे समझाया, ठीक है, जैसा तुम कहो। और फिर से वो मुझे थपथपाने लगी। भले ही वो सपना मुझे पूरी तरह से याद नहीं था, लेकिन वो चेहरा जो मैंने देखा था वो मेरे जहन में जैसे छप सा गया था। जब वो औरत मुड़ी थी तो मैंने उसका चेहरा देखा था। वो किसी इंसान का चेहरा नहीं था, अजीब सा सफेद और कटा हुआ था। फिर कब मेरी आंख लग गई और कब मैं गहरी नींद में चला गया मुझे भी पता नहीं चला। जब आंख खुली तो सुबह की रोशनी कमरे में फैली हुई थी। सूरज की किरणों से कमरा भर गया था। मुझे एहसास हुआ कि मैं उसी कमरे में था जहां मैं कल रात सो रहा था। थोड़ी घबराहट जरूर हुई, लेकिन उसी वक्त बाहर के कमरे से पापा की आवाज सुनाई दी और तब मुझे अच्छा लगा। उसी पल मेरे पापा कमरे के दरवाजे में आकर खड़े हो गए। जाग गए? और इतना कहकर वो मुस्कुराए और मुझे अपने पास बुलाया। मैं खुशी से उठकर उनके पास चला गया। उन्होंने मुझे अपनी गोद में उठा लिया और तब मैंने देखा कि बेसमेंट का दरवाजा खुला था और वहां से कुछ खटपट की आवाजें आ रही थी। मैंने हैरान होकर पापा की तरफ देखा। मेरे कुछ पूछने से पहले ही उन्होंने जवाब दे दिया, कल रात तुम शायद डर गए थे ना, इसलिए तुम्हारी मां बेसमेंट में कुछ देखने चली गई है। चलो हम भी चलकर देखते हैं। उन्होंने मुझे नीचे उतारा और मेरा हाथ पकड़कर बेसमेंट की ओर ले गए। इस बार मुझे इतना डर नहीं लग रहा था क्योंकि अब मेरे पापा मेरे साथ थे। जब हम वहां नीचे गए तो मां वहां की चीजों को देख रही थी, कुछ चीजों को टटोल रही थी। वहां पुराना लकड़ी का फर्नीचर पड़ा था, लेकिन सब काला पड़ा हुआ था। लकड़ी की 2 कुर्सियां थी, एक टूटा टेबल, एक अलमारी और कुछ छोटा मोटा टूटा फूटा सामान था। बाकी ज्यादा कुछ भी नहीं था। तब मां ने मेरी तरफ देखकर कहा, देख लो, यहां कुछ है डरने जैसा? कोई नहीं है। हां, कुछ चूहे वगैरह है जिनकी खटपट या चींची की आवाज से तुम्हें ऐसा लगा होगा कि यहां कोई है, पर यहां डरने जैसी कोई बात नहीं है। और तब मैंने अपने आसपास देखा। तब मां ने फिर कहा, और मैंने उनका भी बंदोबस्त कर दिया है। चूहे मारने की दवा भी रख दी है। 2-3 दिन में सब खत्म हो जाएगा। मैं हर चीज को बारीकी से देख रहा था। वहां बहुत ज्यादा सामान तो नहीं था, पर वहां जो अलमारी थी उस पर लगे आईने में मेरा ध्यान चला गया। पीछे मेरी मां कुछ कर रही थी और उनके पास कोई और भी खड़ा था। लेकिन जैसे ही मैंने पलट कर देखा, पलक झपकते ही वो वहां से गायब हो गया। मैंने फिर से मुड़कर आईने में देखा, लेकिन अब वहां भी कोई नहीं था। लगा जैसे मुझे फिर से कोई भ्रम हुआ हो। मां ने मुझे उठाते हुए कहा, चलो अब हमारा काम पूरा हो गया है। और फिर पापा, मां और मैं, हम तीनों ऊपर आ गए। सुबह के 11 बजे तक नाश्ता, नहाना वगैरह सारे काम पूरे हो गए। पापा दिन भर में कई बार बाहर आते जाते रहे। मैं भी टीवी देख रहा था, लेकिन लगा जैसे एक रात में सब खत्म हो गया हो। दिन भर कुछ भी अजीब महसूस नहीं हुआ। जिस चीज से मैं डर रहा था, लगा जैसे वो वहां से चली गई है। शाम होते होते पापा फिर से बाहर जाने लगे और मैंने उन्हें रोकते हुए कहा, पापा आप बाहर मत जाइए ना,
मुझे बहुत डर लगता है। पापा ने मेरे चेहरे को सहला कर कहा, बस कुछ दिनों की बात है बेटा, एक बार ये टेंशन खत्म हो जाए सब ठीक हो जाएगा। और वो ऐसा कहते हुए मां को घूर रहे थे। उनके चेहरे पर चिंता की रेशाएं थी जिन्हें मैं साफ साफ देख पा रहा था। मां ने भी मुझे पकड़कर पीछे खींच लिया। मुझे पता था कि उनका जाना जरूरी है, लेकिन जैसे जैसे सूरज डूब रहा था मुझे लग रहा था जैसे ये घर मुझे खा जाएगा। और फिर पापा चले गए और मैं बस उन्हें देखता रह गया। मां मुझे घर के अंदर खींच कर ले गई और मैं जाकर सोफे पर बैठ गया। मां ने मेरे लिए टीवी चालू करके दी और मेरे माथे को चूम कर कहा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। और फिर उन्होंने एक नजर बेसमेंट की तरफ देखा। मैं चुपचाप टीवी देख रहा था, लेकिन जैसे जैसे बाहर अंधेरा घना होता गया मेरे अंदर का डर भी जागने लगा था। मां किचन में खाना बना रही थी। किचन से काफी देर से कुछ खटपट की आवाजें आ रही थी, लेकिन काफी देर हो गई थी, खाने की कोई महक नहीं थी। और तब मुझे बहुत तेज भूख लगी। मैंने वहीं से मां को आवाज देकर बोला, मां मुझे बहुत भूख लग रही है, बस कुछ देर और बेटा। मां ने अंदर से ही जवाब दिया और उसी पल मुझे बेसमेंट का दरवाजा करकराने की आवाज सुनाई दी। वही आवाज जो मैंने कल सुनी थी। वो आवाज मेरे अंदर तक घर कर गई थी और इसीलिए उस छोटी सी करकराहट ने मेरा ध्यान खींच लिया। मैंने पलटकर देखा तो वहां कोई था जो अपने एक हाथ से दरवाजे को धीरे धीरे ऊपर धकेल रहा था। और वो देखते ही मैं एकदम से चौकन्ना हो गया। दरवाजा और थोड़ा खुल गया और मुझे दो आंखें दिखाई दी जो घर में यहां वहां देख रही थी। मैंने घबराकर मां को आवाज दी, मां मां। पर मां को लगा कि मैं उन्हें खाने के लिए बुला रहा हूं। उन्होंने अंदर से बस इतना कहा, बेटा बस 10-15 मिनट और। तभी वहां बेसमेंट में जो औरत थी उसने अपना सिर ऊपर उठाते हुए बिना कोई आवाज किए अपनी थरथराती हुई उंगली को होठों पर रखकर मुझे शांत रहने का इशारा किया। और उसे देखकर मैं हक्का बक्का रह गया, क्योंकि वो मेरी मां थी जो डरे हुए सहमे चेहरे से मुझे चुप रहने का इशारा कर रही थी। मैंने एक नजर किचन की ओर देखा तो वहां से भी मुझे कटकट की आवाज आ रही थी। उस औरत ने फिर मुझे इशारा किया कि चुपचाप यहां चले आओ। और मैं वो देख सन्न रह गया। समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। मैं उठकर किचन के पास चला गया और मैंने देखा कि वहां भी मेरी मां खड़ी थी। क्या सच क्या झूठ ये तय करने के लिए मैं इतना समझदार तो नहीं था, पर वो सब देखकर मुझे डर जरूर लग रहा था। किचन में खड़ी मां ने मुझे देखकर मुस्कुराते हुए फिर कहा, बेटा बस कुछ देर और, जाओ तुम टीवी देखो। और वही दूसरी ओर एक डरी हुई, सहमी हुई और घबराई हुई मां थी। जब मैंने उस तरफ देखा तो किचन में जो मेरी मां खड़ी थी वो शायद समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने तुरंत मुझसे पूछा, क्या हुआ? मैंने ना में गर्दन हिलाई, पर वो तेजी से चलकर किचन से बाहर आ गई। उसके आते ही बेसमेंट का दरवाजा खटाक से बंद हो गया। मां ने एकदम से बेसमेंट की ओर देखा और फिर मुझसे पूछा, क्या तुम्हें फिर कुछ दिखाई दिया? मैंने घबराते हुए इस बार हां में गर्दन हिला दी। मां के हाथ में तब चाकू था। वो गुस्से में बेसमेंट की तरफ चली गई। एक नजर मेरी तरफ देखते हुए बोली, तू यहीं रुक, मैं देखती हूं कौन तुझे डराता है। और वो धड़ धड़ आवाज करते हुए अपने पैर पटकते हुए सीढ़ियां उतरकर अंधेरे में नीचे चली गई। और उसके बाद नीचे से बस कोई दर्द भरी, घुटन भरी आवाजें आती रही। बीच बीच में चूहों की भी आवाजें आ रही थी। और मैं ये सोच रहा था कि मैं घर से भाग जाऊं, लेकिन फिर मां का क्या होगा? और जब मैं ये सोच रहा था तब बस 2 मिनट में मेरी मां चाकू लेकर ऊपर आ गई। लेकिन अब वो चाकू खून से सना हुआ था। उसे देखकर मैं डर गया
और घबराकर पीछे हटने लगा। पर उन्होंने तब दूसरे हाथ में पकड़ा हुआ चूहा मुझे दिखाते हुए कहा, यही तुझे तकलीफ दे रहा था ना? मैंने देखा कि चूहे के शरीर से खून टपक रहा था। वो उसे लेकर सीधे किचन में चली गई, जैसे वो उसे काटने वाली हो। और उस पल मेरा ध्यान किचन में गया। मैंने देखा कि इतनी देर से जो कटकट की आवाज आ रही थी, लेकिन वहां पर कोई सब्जी वगैरह नहीं थी, कोई बर्तन तक नहीं था। और उसी पल मुझे महसूस हुआ कि जो औरत मेरे घर में है वो मेरी मां नहीं है। मेरी मां शायद किचन के नीचे उस बेसमेंट में है। और उस पल मेरे मन में एक सवाल उठने लगा, कहीं इस औरत ने मेरी मां को मार तो नहीं डाला? मेरी आंखों से डर के आंसू बहने लगे। और अब क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। न पापा का फोन नंबर था, न मैं किसी को यहां जानता था। और तब वो औरत मुझे रोता हुआ देख मेरे पास आकर खड़ी हो गई। मेरे सिर को प्यार से सहलाकर बोली, क्या हुआ बेटा, क्या तुम डर गए? मुझे माफ करो, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती थी। उसने इतने प्यार से मुझे छुआ कि उस एक पल में फिर से मेरा ख्याल बदल गया। लगा कि यही मेरी असली मां है। उसने फिर मुझे कहा, क्या तुम्हें यहां डर लग रहा है? चलो हम बाहर चलते हैं। उसने मुझे उठा लिया और फिर से हम बरामदे में आकर बैठ गए, ठीक कल की तरह उसी जगह पर। और वो मुझे प्यार से सहलाने लगी। सहलाते हुए उसने मुझे कहा, बस कुछ दिनों की बात है बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, सब जल्दी ठीक होगा। घर का दरवाजा तब खुला था और अब भी मुझे पीछे कॉरिडोर का वो बेसमेंट का हिस्सा, वो दरवाजा नजर आ रहा था। मैं भले ही डरा हुआ था, लेकिन मेरा सारा ध्यान उस बेसमेंट की ओर था। और अचानक मैंने देखा कि फिर से उस बेसमेंट का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। लेकिन इस बार मैंने मां को कुछ नहीं बताया। मां की पीठ उस तरफ थी और इसलिए शायद वो देख नहीं पा रही थी। दरवाजा और थोड़ा खुल गया और नीचे से उस बेसमेंट से एक चेहरा ऊपर आया। इस बार वो चेहरा खून से सना हुआ था। चेहरे पर कटने के निशान थे, बालों पर भी खून लगा हुआ था, पर मैं देख सकता था कि वो भी मेरी मां थी, बिल्कुल मेरी मां की तरह दिख रही थी। उसने फिर वही किया, अपने बेजान हाथों से मुझे चुप रहने का इशारा किया। और फिर जिस औरत की गोद में मैं बैठा था उसकी ओर उंगली से इशारा कर धीरे धीरे दर्द भरे चेहरे से ना में सिर हिलाया, जैसे वो मुझे कह रही हो कि वो तुम्हारी मां नहीं है। तब मैं उस मां के चेहरे पर जो दर्द था, जो डर था, उसे साफ साफ देख सकता था। और उसे देख मेरा गला सूख चुका था। और उस पल मैं जिस मां की गोद में बैठा था, उसने मेरे कानों के पास आते हुए धीमी आवाज में कहा, वो यही कह रही है ना कि मैं तुम्हारी मां नहीं हूं? उसकी यह बात सुनकर मेरा शरीर कांप उठा। उसे कैसे पता चला? वो कुतिया फिर से ऊपर आ गई। और उसने गुस्से में ऐसा कहते हुए अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसके मुंह से गुर्राहट भरी आवाज निकलने लगी। मैं उसकी गोद से उठ नहीं पा रहा था, क्योंकि उसने अपने दोनों हाथों से मुझे कसकर पकड़ लिया था। और तभी वो गुस्से में एकदम से उठ खड़ी हो गई। मैं नीचे गिर पड़ा। वो मेरे हाथ को कसकर पकड़ते हुए मुझे खींचने लगी और खींचकर अंदर ले जाने लगी। उसका गुस्सा इतना ज्यादा था कि मेरी ताकत उसके सामने ना के बराबर थी। उसका प्रभाव कुछ अजीब सा था। वो गुस्सा था या फिर कुछ और, पता नहीं, लेकिन घर की सारी लाइटें अपने आप जलने बुझने लगी थी। रोशनी बहुत कम हो गई और वो मुझे घसीटते हुए बेसमेंट की तरफ ले जाने लगी। वो जो औरत अंदर थी वो अब चीखने और चिल्लाने लगी थी। पर अब तक घर के सारी खिड़कियां और दरवाजे अपने आप बंद हो चुके थे। मेरी धड़कनें और तेज हो गई। मैं रोने लगा, उसके सामने गिड़गिड़ाने लगा। मेरा पूरा शरीर उस वक्त तेजी से थरथरा रहा था। पर देखते ही देखते वो औरत मुझे घसीटते हुए बेसमेंट के अंदर ले गई
और अपने पैर पटकते हुए मुझ पर गुर्राने लगी। नीचे नरक जैसा अंधेरा था और उस अंधेरे में उसने मुझे उठाकर दीवार पर पटक दिया। मेरे पेट में तेज दर्द उठा। तभी मेरी मां रेंगते हुए मेरे पास आ गई और उसने मुझे उठाकर अपनी गोद में ले लिया। यही मेरी असली मां थी, जिसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। तभी एकदम से एक तेज गुर्राहट, एक तेज चीख उस बेसमेंट में गूंज उठी। उसने फिर से मुझ पर हमला किया। एक हाथ से कुर्सी उठाकर हमारी तरफ फेंक दी, पर मेरी मां ने मुझे अपने अंदर छुपा लिया और उस पल वो औरत पैर पटकते हुए हमारे पास आ गई और पास आकर नीचे झुकते हुए बोली, ए कुतिया, तुझे क्या लगा तू इसे बचा ले गई? हाँ? और फिर उस सामने खड़ी औरत ने मुझे अपनी मां के हाथों से खींचकर पीछे फेंक दिया। इस बार मुझे सिर पर कुछ लगा। कोई चीज थी जो मेरे सिर से टकराई थी और मैं बेजान सा वहीं पड़ा रहा। लगा जैसे मेरा शरीर पैरालाइज हो गया है। मैं अपने हाथ पैर नहीं हिला पा रहा था और इसी वक्त कोई बेसमेंट के दरवाजे में आकर खड़ा हो गया। वो औरत अब मां पर हमला करने ही वाली थी कि तभी मैंने देखा ऊपर से कोई आदमी नीचे उतर रहा था। वो और थोड़ा नीचे उतर आया और वो औरत उसे गुस्से से देखने लगी, पर वो कुछ कर पाती उससे पहले उस आदमी ने अपने हाथ में जो पानी था वो उस भयानक से दिखने वाली औरत के ऊपर डाल दिया। पानी का स्पर्श होते ही वो औरत जोर से चीखने लगी, जोर जोर से अपने पैर पटकने लगी और फिर पीछे हटती चली गई। उसके पीछे हटते ही मेरे पापा भी नीचे आ गए। उसी आदमी ने नीचे आकर उस औरत के दोनों हाथों को पकड़ लिया। उसका वो सड़ा गला हाथ गल रहा था, जिसे वो औरत अपनी पूरी ताकत से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। वो औरत उस आदमी पर चीख रही थी, उस पर चिल्ला रही थी और अपने आप को छुड़ाने के लिए झटपटा रही थी। लेकिन वो आदमी कुछ मंत्र बड़बड़ाते हुए उसके दोनों हाथों को पकड़े हुए था और फिर देखते ही देखते उस औरत का शरीर धीरे धीरे किसी मोम की तरह गलने लगा। उसी वक्त पापा ने आकर मुझे उठा लिया और मुझे मां के पास ले गए। उन्होंने हम दोनों को उठाया और अब तक हमारे सामने जो भयानक औरत थी, जो आत्मा या जो परछाई थी जिसे मैं अपनी मां समझ रहा था, उसका शरीर पिघलते हुए गाढ़े काले पानी में बदल गया, जैसे वो कोई शरीर था ही नहीं। और तब जाकर मुझे थोड़ी राहत मिली। उसी आदमी ने तुरंत मेरे पापा को उस घर को खाली करने के लिए कहा, क्योंकि उनका कहना था कि वो जगह ठीक नहीं है। कुछ चीजें नष्ट नहीं होती, बस अपना रूप बदल लेती है, अपना आकार बदल लेती है। वो आत्मा इस बेसमेंट से जुड़ी हुई है और वो कभी भी वापस आ सकती है। हम सभी ने उसी वक्त वो घर खाली कर दिया। पापा हमें पहले एक अस्पताल ले गए। उन्होंने अस्पताल में ऐसा बताया कि मां और मेरा एक्सीडेंट हुआ है। मुझे 2 दिन में छुट्टी मिल गई, लेकिन मां की हालत बहुत ज्यादा खराब थी और 2 हफ्तों तक उनका इलाज चलता रहा। लेकिन इन सब के बीच में मैं इस बात को लेकर हैरान था कि आखिरकार पापा वहां अचानक कैसे आ गए, उन्हें उस सब के बारे में कैसे पता चला और वो औरत कौन थी। और इन सब सवालों के जवाब मुझे कुछ दिनों बाद मिले। तो बात ऐसी थी कि जिस दिन सुबह हम सब बेसमेंट में गए थे और मैंने आईने में एक परछाई देखी थी, उसी पल पापा ने भी उस परछाई को देख लिया था और तभी पापा समझ गए थे कि इस घर में कुछ गड़बड़ है और पापा भी उससे छुटकारा पाना चाहते थे। लेकिन जब वो बाहर जाकर वापस घर आए, तब उन्हें अंदाजा हो गया कि घर में जो औरत है वो उनकी पत्नी यानी मेरी मां नहीं है, कोई और ही है। और ऐसे में मेरी मां कहाँ थी ये उन्हें पता ही नहीं था, क्योंकि उस औरत ने ही मेरी मां को कहीं छुपा दिया था। उन्हें पता ही नहीं था कि वो क्या चीज है और इसलिए वो कोई भी खतरा मोल नहीं लेना चाहते थे। तब दूसरी बार उन्होंने बाहर जाकर अपने दोस्त को फोन किया और तब उन्हें सारा मामला समझ आ गया। उनके दोस्त ने उन्हें बताया कि काफी साल पहले उनकी एक पत्नी थी जो दिमागी कमजोर और काफी गुस्सैल और अजीब सी थी। उसे बात बात पर गुस्सा आ जाता था। शादी के बाद 1-2 साल तक सब कुछ ठीक चल रहा था। उसी बीच उन्हें एक बच्चा हुआ।
लेकिन कुछ सालों बाद हालात और भी खराब होते चले गए जब उसे पता चला कि उसकी बीवी बच्चे को रोज मारपीट करती है, उसे डराने के लिए बेसमेंट में बंद कर देती है। वो डरा सा सहमा सा बच्चा डर के कारण कभी भी अपने पिता को कुछ कहता नहीं था, लेकिन एक दिन उसने हिम्मत कर वो सब अपने पिता को बता दिया जो काफी सालों से वो सह रहा था। वो आदमी ज्यादातर दूसरे देश में घूमा करता था और इसलिए उसे पता ही नहीं था कि घर में उसके पीछे क्या हो रहा है। जब उस आदमी ने अपने बच्चे को उस औरत के चंगुल से छुड़ाना चाहा, तब भी उस औरत ने उन दोनों को मारने की कोशिश की। फिर भी उसने किसी तरह अपनी पत्नी के चंगुल से छुड़ा लिया, लेकिन झगड़ा इतना बढ़ गया कि वो औरत गुस्से में बेसमेंट के अंदर चली गई और उसने अपने आप को वहीं बंद कर लिया। उसी रात वो आदमी अपने बेटे को लेकर सीधे दूसरे देश में चला गया। उसे लगा कि वो अपने आप बाहर आ जाएगी, लेकिन 8 दिन बाद उसे खबर मिली कि उसकी पत्नी की वही बेसमेंट में मौत हो गई है। पापा की उस दोस्त ने आकर उसका अंतिम संस्कार वगैरह सब कर लिया, लेकिन फिर उन्हें भी घर में कुछ अजीब अजीब एहसास होने लगे और इसलिए वो साल में एक बार आकर उस घर की शांति कराता था ताकि किसी को कोई तकलीफ ना हो। इस बात के बारे में न पापा को पता था, न उस दोस्त ने कभी पापा को बताया था और इसलिए हम वहां फंस गए थे। पापा के उसी दोस्त ने उन्हें उस आदमी यानी ओझा के बारे में जानकारी दी जिन्होंने हमें बचाया था, लेकिन अब सब ठीक था। मेरे पापा पहले से ही इतने परेशान थे, पर फिर भी उनका हम पर, घर की हर चीज पर ध्यान था और यही बात पापाओं को अलग बनाती है। पापा लोग ऐसे ही होते हैं, कहते कुछ नहीं, बस वो कर जाते हैं।